हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारा पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको हम सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, उसके रिगार्डिंग अध्ययन करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी और सक्रियता श्रेणी क्या होती है? यदि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में देखेंगे तो उससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोड विभव। किस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोड विभव तय किए थे और उन इलेक्ट्रोड विभव में हमने मानक स्थिति पर निर्धारण किया था। इसलिए हम यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की चर्चा करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझने के लिए। पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी का यदि आप अध्ययन करोगे तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रोड विभव के इर्द गिर्द चलेगा ये पॉइंट, और इलेक्ट्रोड विभव में भी आपको अपचयन विभव के अनुसार ये पॉइंट रहेगा। सबसे पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सही सही परिभाषा क्या है। तो उस परिभाषा को हम ये कह सकते हैं कि हमने विभिन्न धातुओं को एसएचई से संयोजित करके उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया था, और उस मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटते या बढ़ते क्रम में यदि हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो बढ़ते और घटते हुए क्रम में जो व्यवस्थित करने पर जो हमारे को श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर से देखना परिभाषा कि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वही श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक धातु के द्वारा दूसरी धातु के आयनों को अपचयित करने की सापेक्ष शक्ति का निर्देश मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस पॉइंट को समझने के लिए एक जनरल रिएक्शन दी गई है, और जनरल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि कोई मेटेलिक आयन है, वह मेटेलिक आयन n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके मेटल में अपचयित हो रही है। यदि इस अभिक्रिया को हम देखें तो ध्यान रखना, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वह अभिक्रिया हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस अपचयन अभिक्रिया के आपको घटक पता होने चाहिए। जैसे प्रथम घटक है Mn+। यदि यहाँ पर धात्विक आयन की बात करें तो यह धात्विक आयन n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके m के रूप में जा रहा है, अपचयन अभिक्रिया है, और जिस घटक का अपचयन होता है उस घटक को हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। क्या बात याद रखोगे आप कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस घटक का अपचयन होता है उस घटक को हम ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में जानते हैं, और यदि वह पदार्थ n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके मेटल के रूप में जा रहा है तो उसको बोला जाता है अपचयित पदार्थ। तो ध्यान रखना, यदि आप अपचयन अभिक्रिया की चर्चा करेंगे तो अपचयन अभिक्रिया में जो अभिकारक पक्ष है उस अभिकारक पक्ष में आपको ऑक्सीकारक पदार्थ मिलता है, और जो अपचयन पद होता जो उत्पाद पक्ष होता है उस उत्पाद पक्ष में आपको अपचयित पदार्थ देखने को मिलता है। जस्ट इसकी विपरीत अभिक्रिया यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रखी है। आप ये कह सकते हो कि यह अग्र अभिक्रिया है, तो इसको आप प्रतीक अभिक्रिया बोल सकते हो। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कोई धातु परमाणु n इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके मेटेलिक आयन में बदल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो मेटल है ये मेटल अपचायक पदार्थ हुआ। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जिस घटक का ऑक्सीकरण होता है उस घटक को हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। यदि यह बात आपको समझ में आई है तो हम आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं, और हमारा पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या मुख्य लक्षण रहेंगे जिनके द्वारा हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर सके, विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझ सके, विद्युत रासायनिक श्रेणी का संपूर्ण विश्लेषण कर सके। पहला पॉइंट है आपको जो अच्छी तरीके से समझना है। पहले पॉइंट में यदि हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है कि एसएचजी के सापेक्ष सारा डाटा है। यहाँ पर जो हमारी रासायनिक श्रेणी है उस रासायनिक श्रेणी को एसएचजी के सापेक्ष ही तैयार किया गया है। एसएचजी के सापेक्ष का सीधा सा अर्थ है कि यह एक हाइड्रोजन गैस की रिगार्डिंग बात करेंगे, और हाइड्रोजन गैस का जो शेल विभव, या हमने उसको कहा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है H+/H2। ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो कैटेगरी लिखी गई है ये अपचयन विभव की रिगार्डिंग लिखी गई है, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चाहे अपचयन विभव लिखे या ऑक्सीकरण विभव लिखे उसका मान आपको 0.0 वोल्ट ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि यदि
हम कोई वैद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार कर रहे हैं और उस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में यदि हमारे पास कोई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जिस धातु का अपचयन विभव या मानक अपचयन विभव को हम जनरली लिखते हैं ई नॉट आर पी से। यदि मानक अपचयन विभव का मान अधिक धनात्मक प्राप्त हो, समझेंगे आगे कि किस प्रकार से ये स्टेटमेंट बन रहे हैं। आपको केवल जनरली इसको समझना कि मानक अपचयन विभव का मान यदि आपको अधिक धनात्मक मिल रहा है या इसी को बोला जाता है कम ऋणात्मक, तो उसका धनायन अपेक्षाकृत अधिक प्रबल ओक्षीकारक होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड के बारे में चर्चा की गई है। तीनों इलेक्ट्रोड में एक है आपके पास Ag का इलेक्ट्रोड, एक है कॉपर का इलेक्ट्रोड और एक है जिंक का इलेक्ट्रोड, और तीनों के अपचयन विभव का मान दे रखा है 0.80 पॉजिटिव में, 0.34 पॉजिटिव में और 0.76 नेगेटिव में। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये एक अपचयन अभिक्रिया हुई, कॉपर की भी अपचयन अभिक्रिया हुई और जिंक की भी अपचयन अभिक्रिया हुई। इस अपचयन अभिक्रिया की यदि हम बात करेंगे और इनके इलेक्ट्रोड विभव को यदि देखेंगे, तो इलेक्ट्रोड विभव को किस प्रकार से पढ़ा जाता है समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए आपके पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है और सक्रियता श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव 0 से प्लस की ओर भी बताई गई है और 0 से माइनस की ओर भी बताई गई है। ध्यान रखना, 0 से माइनस की ओर चलेंगे तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण विभव घट रहा है, 0 से प्लस की ओर जाएंगे तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव वही बातें हैं जो आपने ऊपर पढ़ी है कि इन नॉट आरपी जस्ट इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीकारक क्षमता जस्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अपचायक क्षमता। फिर से कह रहा हूँ कि जब भी आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर रहे हो तो एक पंक्ति का दोहरान उस समय होना चाहिए कि यदि किसी सेल का या किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव का मान बढ़ेगा, तो अपचयन विभव का मान बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है और अपचायक क्षमता का मान घटता है। इसी के आधार पर हम तय करते हैं कि लिथियम एक प्रबल अपचायक है और लिथियम एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। क्लोरीन गैस एक प्रबल ऑक्सीकारक है और क्लोरीन गैस एक दुर्बल अपचायक है। अब हमारा आगे का पॉइंट है ERP की उपयोगिता। यदि E नोट RP की उपयोगिता से संबंधित हम तथ्य देख रहे हैं, तो पहला हमारे द्वारा तथ्य क्लियर किया जा रहा है अपचायक एवं ऑक्सीकारक क्षमता। अपचायक और ऑक्सीकारक क्षमता से संबंधित हमने कुछ बातें पहले भी देख ली थी कि यदि किसी भी इलेक्ट्रोड का E नोट RP का मान बढ़ेगा तो E नोट RP के मान बढ़ने के साथ साथ उसके अपचयित होने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है और ऑक्सीकारक क्षमता में भी वृद्धि होती है। सेम इसी का दूसरा रूप आप ये भी याद कर सकते हो कि E नोट RP जस्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति। यदि E नोट RP बढ़ेगी तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटेगी और अपचायक क्षमता में भी कमी आएगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है हमारा E नोट RP की उपयोगिता में कि धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। यदि आप इस पॉइंट को लर्न कर रहे हो तो आपको सबसे पहले नाम में ही पता चल जाना चाहिए कि यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है या अपचयन की। यदि हम किसी धातुओं को या किसी धातु के द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जिस घटक का ऑक्सीकरण होता है उस घटक को हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमारी धातु है वो धातु एक अपचायक पदार्थ की भूमिका में रहेगी। तो हमारे द्वारा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि जिन धातुओं का E नोट RP का मान H2 गैस के E नोट RP से कम होगा, तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी इलेक्ट्रोड का E नोट RP का मान H2 गैस से कम प्राप्त होता है तो वह प्रबल अपचायकी कैटेगरी में जाता है, और E नोट RP से ज़्यादा होता है हाइड्रोजन की E नोट RP से, यदि उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा रहता है तो वह दुर्बल अपचायकी कैटेगरी में जाता है।
और वहाँ पर हम परबल ओक्षीकारक शब्द काम में लेते हैं। केवल यहाँ पर हम अपचायक की रिगार्डिंग बात करेंगे तो हमारे द्वारा यहाँ पर ये लिखा जाएगा कि धातु का जो E नॉट Rp का मान है वो इस H2 के E नॉट Rp से कम होगा। कम होने के कारण वह प्रबल अपचायक की भूमिका में रहेगा और प्रबल अपचायक होने के कारण वो आसानी से तनु अम्ल से H2 को रिलीज कर देगा। तो यह अभिक्रिया हमारे द्वारा इस प्रकार से लिखी जाएगी कि Zn प्लस H2SO4, तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस H2। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर विलयन में से धातु का विस्थापन। विलयन में से धातु का विस्थापन किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए भी आप E नॉट Rp को ही फॉलो करोगे और हमारे द्वारा वही बात दोहराई जाएगी कि जिस धातु का E नॉट Rp का मान कम होगा वह धातु अन्य धातुओं को विलयन में से विस्थापित कर सकती है जिनके E नॉट Rp का मान ज़्यादा होगा। ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे उदाहरण दे रखा है कि Zn की अभिक्रिया यदि CSO4 के विलयन से करवाई जाती है तो यहाँ पर आपको दोनों मेटल को देखना है। एक मेटल जिंक है, एक मेटल आपके पास कॉपर है। जिंक मेटल का यदि E नॉट Rp का मान देखते हैं तो जिंक मेटल का E नॉट Rp का मान होता है माइनस में 0.76 वोल्ट और कॉपर के E नॉट Rp का मान होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। तो आपके द्वारा ये कहा जाएगा कि यहाँ पर E नॉट Rp का मान जिंक का कम है और कॉपर का ज़्यादा है। यदि E नॉट Rp का मान जिस धातु का कम है वो धातु यहाँ पर प्रबल अपचायक के तौर पर कार्य करेगी और प्रबल अपचायक के तौर पर कार्य करने का सीधा सा अर्थ है कि वह जल्दी ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑक्सीकृत हो जाएगी। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी और इस अभिक्रिया में आपको प्रोडक्ट में विस्थापन प्रोडक्ट मिलेगा। जिंक धातु ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। जस्ट इसकी यदि चेंज अभिक्रिया हम देखें तो इस चेंज अभिक्रिया में यदि हमारे पास कॉपर मेटल है और कॉपर मेटल की अभिक्रिया यदि हम ZnSO4 के साथ करवाते हैं तो सेम वही है। कॉपर मेटल की और जिंक मेटल की आप तुलना कीजिए, तुलना करने पर वही मान देखोगे कि जिंक का E नॉट Rp का मान कम है और कॉपर का E नॉट Rp का मान ज़्यादा है। जिस इलेक्ट्रोड का E नॉट Rp का मान कम रहेगा वह यहाँ पर प्रबल अपचायक के तौर पर कार्य करेगी और आसानी से दूसरी धातु को विस्थापित कर देगी। लेकिन यहाँ पर विस्थापन वाली संभावना क्लियर नहीं हो रही है। इस प्रकार से हम ऐसी अभिक्रिया देखते हैं तो ये अभिक्रिया कभी भी संभव नहीं होती है। नंबर 4 का पॉइंट है अभिक्रिया की संभावना। भी हम देख सकते हैं कि अभिक्रिया सही मायने में क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए आपको उस सेल का सेल विभव या मानक सेल विभव देखना है। यदि किसी सेल का मानक सेल विभव का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है तो हम ये कहेंगे कि वह अभिक्रिया संपन्न होगी और यदि E नॉट Rp का मान आपको ऋणात्मक मिल जाए तो हम कहेंगे कि जिस फॉर्मेट में अभिक्रिया लिखी हुई है उस फॉर्मेट में तो अभिक्रिया संभव है नहीं, यदि वो प्रति दिशा में जरूर संपन्न हो सकती है। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। ये बात हमने पहले भी देख ली थी कि किसी भी सेल में यदि चाहे डेनियल सेल की बात करें या अन्य किसी सेल का बात कीजिए, यदि वो सेल वैद्युत रासायनिक सेल की कैटेगरी में है तो वहाँ पर यदि हमने E नॉट सेल की वैल्यू निकाली है तो E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव ही प्राप्त होती है। E नॉट सेल की वैल्यू यदि पॉजिटिव प्राप्त होगी तो सेल अभिक्रिया संपन्न होगी और नेगेटिव प्राप्त हो जाएगी तो सेल अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसको समझने के लिए हम 2 उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला एक उदाहरण दे रखा है कि हमारे पास Fe एक फेरस का इलेक्ट्रोड है, एक निकिल का इलेक्ट्रोड है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि फेरस की अभिक्रिया निकिल आयन के साथ करवा रहे हैं तो आगे Fe2+ आयन और निकिल धातु प्राप्त हो रही है और इन दोनों का हमारे को E नॉट Rp का मान भी दे रखा है। ध्यान रखना, जैसे ही E नॉट Rp का मान दिया गया है तो उसको आप E नॉट सेल फॉर्मेट में पुटअप करोगे। फेरस की रिगार्डिंग तो बता रखा है माइनस का 0.44, निकिल के संदर्भ में बता रखा है माइनस का 0.25 वोल्ट। समीकरण है हमारा कि E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड के तौर पर यहाँ पर निकल कार्य कर रहा है, ये पहचान हमको आनी चाहिए, और एनोड के रूप में Fe कार्य कर रहा है। अच्छा, ये पहचान कैसे की जाती है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि एनोड पर ऑक्सीकरण की विक्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की विक्रिया होती है। गत वर्ष आपने कक्षा 11 में एक रेडॉक्स अभिक्रिया का चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर में हमने आवेश के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करना सीखी थी
कि किस घटक का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस घटक का अपचयन हो रहा है। यहाँ पर यदि हम Fe के रिगार्डिंग बात करेंगे तो Fe शून्य या उदासीन स्थिति में है, अर्थात हम ये कहेंगे कि Fe का ऑक्सीकरण अंक 0 है। यहाँ Fe का ऑक्सीकरण अंक आपको +2 मिल रहा है। Fe का +2 मिल रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। जहाँ ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है और उस स्टेप को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हमने निर्धारण कर लिया कि Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है। Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये एनोड की भांति कार्य कर रही है। तो दूसरा घटक अपने आप पहचान हो गया। दूसरा घटक शोर है अपचयन अभिक्रिया है। और इस अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो यह कौन से इलेक्ट्रोड पर संपन्न होती है? कैथोड इलेक्ट्रोड पर। हमारा मानक सेल विभव निकालने का फॉर्मूला होता है E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। कैथोड के रूप में निकल का इलेक्ट्रोड विभव लिखा, एनोड के रूप में Fe का इलेक्ट्रोड विभव लिखा। ध्यान रखना यहाँ पर हमने मानक अपचयन विभव का मान लिखना है और हमारे को प्रश्न में भी मानक अपचयन विभव का ही मान दे रखा है। जैसे इन दोनों मानों को रखेंगे तो हमारे पास देखिए माइनस से माइनस गुणा होगा तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा और इस समीकरण को हल करेंगे तो यह उत्तर हमारे को ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि रिएक्शन संभव है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। वही है काम आपका। पहले अभिक्रिया को देखिए, अभिक्रिया को देखने के बाद में उसमें एनोड और कैथोड की पहचान कीजिए और उनके ई नॉट आरपी का मान समझिए। हमारे पास अभिक्रिया है कि Ag है, कैडमियम आयन है, Ag आयन में जा रहा है, कैडमियम मेटल में जा रहा है। हम कह सकते हैं शून्य ऑक्सीकरण अंक प्लस का 1 ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, तो घटक ऑक्सीकरण का, घटक ऑक्सीकरण का तो कौन सी इलेक्ट्रोड का निर्धारण हो गया? एनोड का। इसके विपरीत अपचयन अभिक्रिया हो रही है। अपचयन अभिक्रिया कैथोड पर हो रही है। हमने यदि एनोड और कैथोड का निर्धारण कर लिया तो अब हम फॉर्मूला काम में लेंगे और फॉर्मूला है हमारा ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड के तौर पर हम कैडमियम इलेक्ट्रोड को लिखेंगे, एनोड के तौर पर हम Ag इलेक्ट्रोड को लिखेंगे। दोनों के हमारे को ई नोट आरपी का मान परसेंट में दिया जाएगा। एक ई नोट आरपी का मान Ag के रिगार्डिंग धनात्मक है और कैडमियम के रिगार्डिंग ऋणात्मक है। दोनों का मान यदि समीकरण में लिखेंगे और इसको या इन स्टेप को क्लियर करेंगे तो हमारे पास ई नोट सेल का मान नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। ई नोट सेल का मान नेगेटिव प्राप्त हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि इस स्थिति में अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है। यदि इसी अभिक्रिया को उल्टा करके लिख दिया जाए कि ये दोनों तो अभिकारक हो जाए और ये इसके उत्पाद हो जाए तो श्योर है अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। अर्थात हम ये कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ई नोट सेल का मान यदि नेगेटिव प्राप्त होता है तो वो अभिक्रिया अगर अभिक्रिया न कहलाकर प्रतीप अभिक्रिया होती है। आशा करता हूँ यह पॉइंट समझ में आया होगा। जितना हो सके उतना इसका रिवीजन कीजिए, माइंड में सारी बातें क्लिक हो जाएगी। केवल आपको सारा जितना भी डाटा है वो डाटा ई नोट आरपी के रिगार्डिंग देखना है।